गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेकवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था आगम के सिद्धांत, जिसके अंदर हम लोगों ने आगम का अर्थ और आगम के प्रकारों को समझ लिया था। अब आज की क्लास में हमें ये जानना है कि विभिन्न प्रकार के बाजारों में आगम किस तरीके से व्यवहार करता है, जिसमें आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो पूर्ण प्रतियोगिता में हमारा आगम किस तरह से व्यवहार करता है। तो आइए शुरू करते हैं। अब पूर्ण प्रतियोगिता में हम आगम के सिद्धांत को पढ़ना शुरू करें, उसके लिए ये जरूरी है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है हमें ये पता हो, है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता, दोनों हम पढ़ने वाले हैं अगली इकाई में, जिसका नाम है बाजार के स्वरूप एवं बाजार में कीमत निर्धारण। बाजार के स्वरूप, बाजार में कीमत निर्धारण, ये हमारी अगली इकाई का नाम है। तो मैं अब आपको अगली इकाई की तरफ लेके चल रहा हूँ। अगला चैप्टर नहीं बेटा, अगली इकाई, है ना, क्योंकि अगला चैप्टर तो हमारा फर्म या उत्पादक का संतुलन है, उसके बाद है पूर्ति के सिद्धांत, फिर है पूर्ति की लोच। ये सब हमारे चैप्टर बाकी हैं अभी इस इकाई में। जो अभी इकाई हमारी चल रही है उत्पादक, व्यवहार एवं पूर्ति, इस इकाई में ही अभी 2-3 चैप्टर बाकी हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अगली इकाई, जो अगली इकाई हमारी आएगी 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद, उस इकाई में हम पढ़ेंगे बाजार क्या होता है, बाजार कितने प्रकार का होता है, और बाजार में मूल्य का निर्धारण यानी कीमत का निर्धारण किस तरीके से होता है, ये हमको वहां पर पढ़ना है। लेकिन मैं अभी आपको वहां क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि आगम का जो सिद्धांत है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें आगम का सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होता है, आगम का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होता है, ये दोनों हमको पढ़ना है। और पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता, ये दोनों हम पढ़ेंगे बाजार के वर्गीकरण में। जब बाजार हम पढ़ेंगे तो बाजार के वर्गीकरण या बाजार के जब प्रकार पढ़ेंगे वहां पर हम समझेंगे, है ना। पर मैं आपको वहां अभी क्यों लेके चल रहा हूं, इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि अभी हम यहाँ पर आगम के सिद्धांत थोड़ा समझ सके। तो देखो, मैं अभी आपको बाजार के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, फिर हम वापस आ जाएंगे आगम वाले चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बाजार का मतलब। तो बाजार का मतलब क्या होता है भाई? सर हमसे तो पूछो ही मत, इस समय तो बाजार बंद है तो हम तो भूल ही गए बाजार क्या होता है। ना बाजार देख रहे ना बाजार में निकल रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं बाजार क्या होता है। अच्छा, फिर तुम्हें ये कैसे पता बाजार बंद है? भाई ये पता होगा बाजार क्या होता है, तभी तो ये पता है बाजार बंद है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। बाजार मतलब एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता मिलते हैं। विक्रेता वस्तु बेचते हैं, क्रेता वस्तु खरीदते हैं। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? बाजार बोलते हैं। हाँ, और भाव ताव भी होता है ना, वो तो जरूरी है। खैर इस समय तो भाव ताव की जरूरत ही नहीं बेटा, जो जिस कीमत में मिल रहा है ले ही लेना, है ना, क्योंकि भाव ताव में भी नहीं मिल रही वो चीजें। तो चलो, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बाजार का मैंने मतलब बताया, एक ऐसा स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और भाव-ताव होता है। तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? बाजार बोलते हैं। फिर हम पढ़ते हैं बाजार के वर्गीकरण। जब हम बाजार के वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है। समय के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है, स्थान के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है ना। क्या क्या बोला हमने? समय के आधार पर, स्थान के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है। तो ना मैं अभी आपको समय के आधार पर बताऊंगा, ना मैं अभी आपको स्थान के आधार पर बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार की बात करें तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार मेनली 3 प्रकार का होगा। ठीक है, 3 भी नहीं, 2 ही बोलूंगा मैं, 3 भी नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन होगा। कि प्रतियोगिता के आधार पे बाजार मेनली 2 ही प्रकार का होगा। एक होगा पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, दूसरा होगा अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। कौन सा बाजार? पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार मतलब ऐसा बाजार जहां पर आप एक वस्तु बेचे, 2 वस्तु बेचे, मतलब विक्रेता एक वस्तु की 1 इकाई बेच रहा, 2 बेच रहा, 50 बेच रहा, 100 बेच रहा, है ना, कितनी भी इकाइयां बेचे, रेट फिक्स रहेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर आप बाजार में भट्टे लेने गए तो 1 किलो भट्टे अगर 30 रुपए के मिल रहे हैं तो आप 1 किलो लोगे तो भी 30 रुपए के, 2 किलो लोगे तो 30 रुपए के रेट से ही 60 रुपए लेंगे, 3 किलो लोगे तो भी 30 रुपए के रेट से ही 90 रुपए आपसे लिए जाएंगे। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मैं 1 किलो लूंगा तो 30 रुपए, तो 2 किलो 50 के लगा देना। मतलब भाव ताव की बात कर रहा हूं, नहीं होना।
पूर्ण प्रतियोगिता ऐसी बाजार है, कीमत फिक्स स्थिर रहेगी। आप 1 किलो लो, 2 किलो लो, 10 किलो लो, 100 किलो लो, जो रेट 30 रुपए किलो है वो रेट 30 रुपए किलो ही रहेगा। मतलब जो रुपए प्रति किलो चल रहा है भाव वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो चाहे 1 किलो बेच रहा हो बंदा, चाहे वो 10 किलो बेच रहा हो, चाहे 50 किलो बेच रहा हो। समझ रहे हैं आप? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब ऐसा बाजार जहां पर जो विक्रय मूल्य है वो स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की इकाई फिर कितनी भी बिके इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार का मैंने क्या मीनिंग बताया? ऐसा बाजार जहां पर विक्रय मूल्य स्थिर होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। अब अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार क्या होगा? तो अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार मतलब ऐसा बाजार जहां पर जितना ज्यादा वस्तु का विक्रय किया जाएगा उसका भाव उतने ही कम होते जाएंगे, उसकी कीमत उतनी ही गिरते जाएगी। जैसे अगर आपने 1 किलो भट्टे लिए तो वो कहेगा साहब 30 रुपए किलो। फिर आप बोलोगे अगर मैं 2 किलो लूं तो वो कहेगा एक काम करो 2 किलो के 28 रुपए किलो के हिसाब से दे देना। फिर आप बोलोगे अगर 3 किलो लूं तो वो कहेगा 3 किलो 25 रुपए किलो के हिसाब से ले लो। फिर आप बोलोगे 4 किलो तो वो बोलेगा 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ले लो। यानी आप देख रहे हो जैसे जैसे विक्रय की इकाइयां बढ़ते जा रही हैं वैसे वैसे विक्रय मूल्य क्या होते जा रहा है? गिरते जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विक्रय की इकाइयां बढ़ाने के लिए विक्रय मूल्य गिराते जाएंगे तो इस तरीके के बाजार को हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे इसे अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। तो एक वो बाजार था पूर्ण प्रतियोगिता जहां के विक्रेता भाव खा रहे थे कि कितना भी खरीदो रेट कम नहीं होगा, है ना। और एक है हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार जिसमें विक्रेता अपने रेट गिराते जा रहा था जैसे ही विक्रय की इकाइयां बढ़ते जा रही थी। ठीक है, तो अब सिंपल सा मीनिंग हो गया एक बार शॉर्ट में। पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार यानी ऐसा बाजार कि विक्रय की इकाइयां बढ़ाने पर भी विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। और अपूर्ण प्रतियोगिता वाले में विक्रय की इकाइयां जैसे जैसे बढ़ती जाती है विक्रय मूल्य वैसे वैसे कम होता जाता है प्रति इकाई का, इसे बोला जाता है क्या? अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। बाजार वाले चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ के अब वापस हमारे आगम वाले चैप्टर पे आ जाना है। बाकी का फुल डिटेल में अच्छे से तो हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम बाजार वाली इकाई शुरू करेंगे। अभी तो वहां का हमको क्या कॉन्सेप्ट लेके आना था कि पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार क्या होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार क्या होता है। तो अब आज की क्लास में हमको क्या देखना है? आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में जो आगम है उसका निर्धारण या विश्लेषण किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखें, अभी हमने जान लिया पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में वस्तुओं की इकाइयां बढ़ाने पर भी, विक्रय बढ़ने पर भी उसका विक्रय मूल्य नहीं बढ़ता, स्थिर रहता है। इसी बात को हम टेबल के माध्यम से देखेंगे। लेकिन टेबल के माध्यम से देखने से पहले मैं आपको 2 लाइन बोल रहा हूं, इस 2 लाइन को आपको सुनना है। हो सकता है समझ नहीं आए, पर जैसे ही मैं टेबल बनाऊंगा आपको ये जो 2 लाइन लिखी है वो समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, कौन सी 2 लाइन है? वो 2 लाइन ये है, क्योंकि अगर आपको हेडिंग आती है कि पूर्ण प्रतियोगिता में आगम किस तरह से निर्धारित होता है, आगम क्या होता है समझाइए पूर्ण प्रतियोगिता में, तो हमको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो हम उसमें क्या बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विक्रय बढ़ने पर भी जो हमारा विक्रय मूल्य है वो नहीं बढ़ता, इसलिए हमारा जो सीमांत आगम है वो भी नहीं बढ़ता, वो स्थिर रहता है। लेकिन कुल आगम क्या होता है? बढ़ता जाता है। कुल आगम तो वैसे भी बढ़ते ही हैं यार हमेशा, क्योंकि जैसे जैसे विक्रय बढ़ेगा कुल आगम तो बढ़ेगा, ये हम पिछली क्लास में ही देख के आ चुके हैं। तो इसमें हमको क्या लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय की इकाइयां बढ़ाने पर भी जो विक्रय मूल्य प्रति इकाई है वो स्थिर रहता है, इसीलिए जो सीमांत आगम है वो भी परिवर्तित नहीं होती, वो भी स्थिर रहती है। लेकिन जो कुल आगम है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब हो सकता है ये बात आपको अभी समझ नहीं आई है, नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, अभी मैं टेबल बनाऊंगा एक और उस टेबल के जस्ट बाद आपको ये बात भी जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी जो हमने बोला इसको अब हम एक टेबल से समझेंगे। अब हम इसे टेबल के माध्यम से समझते हैं, है ना, कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें आगम किस तरह काम करता है। देखें, टेबल में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं विक्रय की इकाइयां। विक्रय की इकाइयां मतलब आप कितनी इकाइयां बेच रहे हो, तो कितनी इकाइयां बेच रहे हो तो हम एक एक करके रखते हैं। 1 इकाइयां, 2 इकाइयां, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से हमने विक्रय की इकाइयां जमा दी।
उसके बाद हम रखेंगे विक्रय मूल्य प्रति इकाई, मतलब एक इकाई का विक्रय मूल्य क्या रहेगा। अब विक्रय मूल्य क्या रखें, तो जो आपकी मर्जी है वो रख लो, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 100 रुपए, जो इच्छा हो वो रख लो। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि पूर्ण प्रतियोगिता है भाई, तो विक्रय मूल्य चेंज नहीं होगा, चाहे आप 1 इकाई बेचो, चाहे 2 इकाइयां बेचो, चाहे 7 इकाइयां बेचो, है ना। तो हम मान लो एग्जांपल के लिए विक्रय मूल्य रख लेते हैं 10 रुपए। कितने रुपए रख लिया हमने, 10 रुपए। तो अब ये जो विक्रय मूल्य 10 रुपए है, ये आप पहली इकाई के सामने देखो तो भी 10 दिखेगा, दूसरी इकाई के सामने देखो तो भी 10, 7 इकाइयां बेचेंगे तो भी विक्रय मूल्य प्रति इकाई कितना दिखेगा, 10 रुपए। यहाँ ये चीज ध्यान रखना, ये विक्रय मूल्य प्रति इकाई है भाई। इसका मतलब ये है कि 1 इकाई खरीदोगे तो भी रेट 7 रुपए ही लगेगा, 5 इकाइयां सॉरी तो भी रेट 10 रुपए ही लगेगा, 5 इकाइयां खरीदेंगे तो भी हम आपको 10 रुपए प्रति इकाई का ही रेट लगाएंगे, 7 इकाइयां खरीदेंगे तो भी हम 10 रुपए प्रति इकाई का ही रेट लगाएंगे, है ना। फिर उस हिसाब से जो जितनी खरीदना चाहता है वो रेट इंटू करके निकाल ले कि भाई कितने रुपए उसको देना है। अब ये तो हमने क्या देखा, हमने देखा अभी विक्रय की इकाइयां और साथ में क्या देखा हमने, विक्रय मूल्य प्रति इकाई। अब हमको देखना है क्या, कुल आगम और सीमांत आगम। तो सबसे पहले हम कुल आगम देखते हैं। कुल आगम देखने के लिए हमें कुल आगम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुल आगम का क्या फॉर्मूला था, कुल आगम का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य या सॉरी विक्रय की इकाइयां गुणित विक्रय मूल्य, कुछ भी बोलो, पहले विक्रय मूल्य गुणित विक्रय की इकाइयां बोल लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब हमने वहां लिखा था विक्रय की इकाइयां गुणित विक्रय मूल्य, इसलिए मैं यहाँ पे भी वही लिख रहा हूँ। तो कुल जो आपका कहना चाहिए आगम है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, विक्रय की इकाइयां गुणित विक्रय मूल्य, है ना। यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, यहाँ हम केवल कुल आगम लिख के बताएंगे। तो हमको क्या करना है, विक्रय की इकाइयां गुणित में क्या करते जाए हम, विक्रय मूल्य प्रति इकाई करते जाएंगे। तो विक्रय की इकाई पहले में देखो कितनी, 1 है, विक्रय मूल्य कितना है 10, तो 1 गुणित 10 कितना आ जाएगा कुल आगम 10। फिर दूसरी तरफ देखो आप, विक्रय की इकाइयां कितनी है 2, विक्रय मूल्य कितना है 2 सॉरी विक्रय मूल्य है 10, तो कुल आगम कितना आ जाएगा 20। तीसरे में देखो 3 इकाइयां, विक्रय मूल्य 10, तो कुल आगम कितना आ जाएगा 30। इस तरह हम विक्रय की इकाइयों का गुणा करते जाएंगे विक्रय मूल्य में, तो हमारा क्या निकलते आते जाएगा, कुल आगम निकलते आ जाएगा। ये तो हुआ बात कुल आगम की भाई। अब हमें बात करनी है सीमांत आगम की। तो सीमांत आगम का मतलब क्या है, ये भी हम पिछली क्लास में देखे थे, क्या कि विक्रय की 1 इकाई बढ़ाई तो कुल आगम में जो परिवर्तन हुआ उसे ही आप क्या बोलते हो, सीमांत आगम बोलते हो, है ना। तो यहाँ हम देखें पहली इकाई हमने बेची, तो पहली इकाई में कुल आगम में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं, वो तो 10 हो गया। पहले क्या था, पहले मान लो 0 था भाई, कुछ नहीं बेचा होगा तो 0 आगम रहा होगा, कुल आगम 0 रहा होगा। 1 इकाई बेची तो आपका कुल आगम कितना हो गया 10। तो मैं सीमांत आगम में भी क्या मान ले रहा हूं कि कुल आगम पहले 0 था, अब वो 10 हो गया, मतलब कुल आगम में परिवर्तन कितने का हुआ, 10 का हुआ। तो मैंने सीमांत आगम के सामने लिख दिया 10। सॉरी। उसके बाद देखो जब आपने 2 इकाइयां बेची तो कुल आगम कितने का हो गया, कुल आगम हो गया 20 का। तो 1 इकाई से 2 इकाई के विक्रय पे आप आए तो कुल आगम में कितने का फर्क आ गया, पहले 10 का कुल आगम होता था, अब 20 का कुल आगम होने लगा, यानी कुल आगम में अंतर कितने का आया, 10 का। तो मैं सीमांत आगम के सामने फिर से लिख दूंगा 10। फिर आप देखो 2 से आप 3 इकाइयों पे आए तो कुल आगम 20 से कितने पे आ गया, 30 पे। 2 से 3 इकाइयों के विक्रय पे आप आए तो कुल आगम 20 से कितने पे आ गया, 30 पे। तो इस बार फिर कुल आगम में अंतर कितने का आया, 10 का। तो मैं फिर सीमांत आगम के सामने लिख दूंगा कितने का, 10 का अंतर। और इस तरह से आप देखते जाए कि हर बार कुल आगम में अंतर कितने कितने का हो रहा है, केवल 10-10 का ही हो रहा है। इसलिए सीमांत आगम के हर एक पॉइंट के सामने कितना लिखा है, 10 रुपए ही लिखा है। और यही बात मैं आपको थ्योरी में बोल भी रहा था, मैं यही बोल रहा था ना आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम। यहाँ ऊपर देख लो अभी भी लिखा है क्या कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत क्या रहती है, परिवर्तित नहीं होती। इसलिए जो आपका सीमांत आगम है वो भी स्थिर रहता है, वो भी परिवर्तित नहीं होता। और आप देख लो हर बार 10 ही 10 चल रहा है। और जो कुल आगम है वो बढ़ता जाता है, यहाँ पे भी देख लो कुल आगम बढ़ता जा रहा है ना। तो हमने कुल आगम कैसे निकाला, विक्रय मूल्य का गुणा कर दिया किसमें, विक्रय की इकाइयों में। और सीमांत आगम कैसे निकाला, कुल आगम में अंतर देखते गए तो क्या आ गया हमारा, सीमांत आगम आ गया। तो ये तो हमारा टेबल हुआ। अब यही जो टेबल है इस टेबल को मुझे बनाना है काय पे, रेखा चित्र, मतलब ग्राफ पेपर पे रेखा चित्र के माध्यम से मुझे इसी बात को समझाना है ना। तो चलो अब हम रेखा चित्र बना लेते हैं। अब रेखा चित्र में देखें तो एक तरफ रखूंगा मैं एक्स अक्ष, फिर वाई अक्ष।
एक्स अक्ष पे हमारा क्या रहेगा, विक्रय की इकाइयां, है ना, या उत्पादन की इकाइयां, कुछ भी रख सकते हो, विक्रय की इकाइयां। और वाई अक्ष पे हम क्या रखेंगे, वाई अक्ष पे हम रखेंगे हमारा आगम, है ना। अब अगर मैं आगम की बात करूं तो हमें कौन कौन से आगम दिखाने हैं, एक दिखाना है कुल आगम, एक दिखाना है सीमांत आगम। और सर विक्रय मूल्य कहां गया, उसका कोई यूज नहीं, बट विक्रय मूल्य तो हमने इसलिए लिखा था ताकि हम बता सके कि पूर्ण प्रतियोगिता में देख लो भैया विक्रय मूल्य चेंज नहीं होता, और जो चेंज नहीं हो रहा उसको फिर यहाँ पे ग्राफ पे दिखाने की जरूरत नहीं थी। ग्राफ पे तो हमें केवल विक्रय की इकाइयां, साथ में कुल आगम और सीमांत आगम, ये तीन चीजें ही दिखानी है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स अक्ष पे विक्रय की इकाइयां, वाई अक्ष पे हमने क्या रख दिया, आगम। अब हम किस तरह से दिखाएं आगम, तो हमें टेबल सामने रखना पड़ेगा। टेबल में अगर हम देखें तो कुल आगम हमारा बढ़ते जा रहा है और सीमांत आगम हमारा क्या है, स्थिर। और स्थिर है तो जो भी चीज अगर स्थिर होती है, मतलब जिसकी कीमत या अंकों में परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक सीधी रेखा में ग्राफ बनता है। क्या कहा हमने कि जहां पर आपके अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनते हैं। इसलिए आप देखें कि यहाँ ग्राफ पे जो सीमांत आगम की रेखा है वो एकदम सीधी जा रही है एक्स अक्ष के समांतर। समांतर तो समझते होगे ना, तो एक्स अक्ष के समांतर, समांतर मतलब दोनों एक ही दिशा में एक जैसे चलते हैं, है ना, और समान दूरी मेंटेन रखते हैं। तो एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष के सीध में समांतर तरह से आप देखें तो हमारी क्या बन रही है, सीमांत आगम बन रही है। और अगर हम बात करें कुल आगम की, तो कुल आगम देखो आप 10 से शुरू हुई है, 0 से नहीं हुई भाई, 10 से शुरू हुई है ना, और 10 से शुरू होकर क्या होते जा रही है, वो बढ़ते जा रही है। इसलिए हमारे इस ग्राफ में कुल आगम जो क्या है, बढ़ते जा रही है, और सीमांत आगम एक सीधी रेखा में चले आ रही है। वो ये बता रही है कि भैया विक्रय ज्यादा करो कम करो, हम तो उतने ही रहेंगे। और कुल आगम क्या बता रही है, जैसे जैसे विक्रय बढ़ाओगे वैसे वैसे मैं भी बढ़ती जाऊंगी। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों की शुरुआत 10 से हो रही है, दोनों में कोई भी 0 से शुरू नहीं होगा। 0 से आगम कभी शुरू नहीं हो सकता भाई, है ना। आगम है तो कुछ बेचोगे तो आगम होगा, बेचोगे नहीं, आगम की बात ही नहीं, तो विक्रय नहीं होगा तो आगम ही नहीं होगा। इसलिए उसकी शुरुआत कभी भी 0 से नहीं होती, उसकी शुरुआत हमेशा कितने से होती है, इकाइयां 1 होनी चाहिए, और 0 से आपका कुल आगम और सीमांत आगम शुरू नहीं होगा। इसलिए दोनों देखो ना एक्स अक्ष को टच कर रहा है ना वाई अक्ष को टच कर रहे हैं, है ना। और रेखाओं में दोनों की शुरुआत एक ही पॉइंट से हो रही है, क्यों, क्योंकि जब पहली इकाई का विक्रय हुआ तो पहली इकाई के विक्रय में हमारी कुल आगम और सीमांत आगम दोनों 10-10 रुपए है, बराबर है। इसलिए दोनों का ओरिजिन, शुरुआती जो पॉइंट है वो एक ही बिंदु है ना। ये देखा हमने क्या, पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम और कुल आगम। तो अब हमको क्या करना है, अगर एग्जाम में हमको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में आगम को समझाइए, तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले तो हम इसमें बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय कितना भी हो जाए वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, और यही वजह है कि वस्तु की कीमत स्थिर होने की वजह से सीमांत आगम भी क्या रह जाता है, स्थिर रह जाता है। लेकिन कुल आगम क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर ये 2 लाइन 3 लाइन लिखने के बाद आपको वो टेबल बनाना है जो अभी हमने बनाया था। वो टेबल बनाने के बाद आपको ये ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में ध्यान रहे एक्स अक्ष पे आपको लिखना जरूरी है कि आप क्या बता रहे हो, वस्तु के विक्रय की इकाइयां। वाई अक्ष पे आपको लिखना जरूरी है कि आप क्या बता रहे हो, आगम, सीमांत आगम, कुल आगम, जो भी है क्या बता रहे हो वो लिखना जरूरी है। और जब आप ये रेखा चित्र बनाते हो तो 2 रेखाएं हैं तो आपको नाम भी बताना पड़ेगा कि ये वाली रेखा सीधी रेखा वाली वो कौन सी है, सीमांत आगम है, कौन सी कुल आगम रेखा है, ये आपको रेखाओं के सामने लिखना पड़ेगा। केवल लाइन बनाने से मैं ये नहीं समझ जाऊंगा कि ये रेखाएं कौन सी है, आपको रेखा बढ़ती हुई वाली कुल आगम रेखा साथ में लिखना पड़ेगा, और एक जो सीधी रेखा जा रही है वो सीमांत आगम रेखा है, ये आपको लिखना कंपलसरी है एग्जाम में। नहीं तो एग्जामिनर अगर चाहे तो आपके मार्क्स इसमें काट सकता है ना, वो उसकी मर्जी होती है भाई, पर हम ऐसा ऑप्शन ही क्यों छोड़े कि वो मार्क्स काटे, है ना। फिर नहीं तो बोलते हो घर पे आके कि मैडम मम्मी मैंने पेपर तो पूरा किया था लेकिन मेरे मार्क्स कट गए, क्यों कट गए बताओ आप। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिस वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, है ना। तो मैं बीच बीच में कई बार ये भी रहूंगा, बताते चलूंगा आपको कि कहां आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका पूरा सही करके आने के बाद भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। सर ये एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, कम से कम 4 नंबर का, है ना। अगर एग्जाम में आ गया पूर्ण प्रतियोगिता में आगम को समझाइए तो कम से कम 4 नंबर का आएगा, फिर 5 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको 2 लाइन लिखनी है, टेबल बनाना है, और ये रेखा चित्र को बना के आना है। लिखने का काम इसमें ज्यादा है नहीं, मेन फोकस जो है वो टेबल पे है, और दूसरा किस पर है, ये जो रेखा चित्र आपने बनाया। तो इस तरह से हमने आज देखा पूर्ण प्रतियोगिता में आगम को।
अब कल की क्लास में हम समझेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता में आगम क्या होता है, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है इन सब पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि आज ही मैंने आपको बाजार का मतलब बता दिया, बाजार में वर्गीकरण भी बताया, वर्गीकरण में पूर्ण और प्रतियोगिता, पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता को एक बार बता दिया है ना। हाँ, अच्छे से नहीं बताया वो मैं खुद मानता हूँ, और मैंने जानबूझ के अच्छे से नहीं बताया क्योंकि मेरा मकसद आपको ये सब ज्ञान देना ही नहीं था कि पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता या बाजार क्या होता है ना। नहीं, कहीं बुक पढ़ लो और उसमें अच्छे से लिखा हो कर ले ये बताया हमने, अच्छा हो रहा है, इसके आगे की वीडियो देखने बंद कर दो, ये तो ऐसे पढ़ा रहा है, हमको तो पता ही नहीं था। तो मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ भाई कि वो चीज मैंने अच्छे से नहीं बताई। क्यों नहीं बताया उसका कारण भी बताया, क्योंकि वो अभी हमारे काम की है ही नहीं। वो अगर मैं यही अच्छे से बता दूंगा तो फिर वहां क्या पढ़ाएंगे भाई, मेरे को कोई वहां पढ़ाने को भी तो होना ना। और दूसरी चीज, यहाँ तो हमें बस केवल उसका व्यू लेना था थोड़ा सा, ताकि हम इस आगम चैप्टर को कंप्लीट कर सके। अदरवाइज हमारा आगम चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता था अगर मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में ये 2 लाइनें भी नहीं बताता तो। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में हम अपूर्ण प्रतियोगिता में जो आगम है इसको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।